नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो क्लास 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10 के सोशल साइंस के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में टोटल 40 वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, वह राज्य जहां के राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं। ऑप्शन गिवन है कल्याणकारी राज्य, राष्ट्र राज्य, गणराज्य या राजतंत्र। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। वह राज्य जहां के राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे राष्ट्र राज्य कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, रक्त और लोहा की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लोहा की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क या फिर काबोर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बिस्मार्क ने किया। रक्त और लोहा की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। और याद रखना, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किए थे। याद रखना, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किए। और याद रखना, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ न? जनवरी 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। और याद रखना, जर्मनी का एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। तो इसका राइट आंसर बिस्मार्क होगा। और याद रखना, हिटलर को जर्मनी का तानाशाह शासक कहा जाता है। हिटलर को जर्मनी का तानाशाह शासक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या डॉक्टर अंबेडकर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिए थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिए थे। और याद रखना, महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। महात्मा गांधी ने 1893 को दक्षिण अफ्रीका गए और 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। और 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रखना, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे। याद रखना, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1928, 1931, 1932 या 1930। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। 1930 को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। और याद रखना, दूसरा गोलमेज सम्मेलन गांधी जी और अंबेडकर ने भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और अंबेडकर ने भाग लिया था। याद रखना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका या जर्मनी। तो इसका राइट आंसर अमेरिका होगा। बृहद उत्पादन व्यवस्था अमेरिका में आरंभ की गई। अमेरिका में ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? सूती मार्ग, सिल्क मार्ग, उत्तरापथ या दक्षिणापन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सिल्क मार्ग या फिर रेशम मार्ग। सिल्क मार्ग या फिर रेशम मार्ग कहा जाता है। याद रखना, रेशम मार्ग कहा जाता है। तो
प्राचीन काल में इस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। याद रखना, ये जो रेशम मार्ग है या फिर सिल्क मार्ग, प्राचीन काल में इस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बंगाल, मुंबई, मद्रास या फिर बिहार? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा बंगाल में। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर बंगाल। और सबसे अधिक उत्पादन जूट का, सबसे अधिक उत्पादन बंगाल में होता है। बंगाल में जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और जूट को क्या कहा जाता है? जूट को क्या कहा जाता है ना? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को, याद रखना। तो इसका राइट आंसर बंगाल होगा। मुंबई में, याद रखना, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल 1854 को मुंबई में स्थापना हुआ था, मुंबई में, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, चीनी उद्योग या फिर लोहा इस्पात उद्योग? तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। लोहा इस्पात उद्योग विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया? भारत में पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या अंग्रेजों द्वारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा पुर्तगालियों द्वारा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, पुर्तगालियों द्वारा भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था। और याद रखना, ये जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। किसने? गुटेनबर्ग ने किया था। गुटेनबर्ग, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम था? बारबिल, उकियाओ, कुरान या फिर डायमंड सूत्र? तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, डायमंड सूत्र। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम था डायमंड सूत्र। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ऑप्शन गिवन है जर्मन, डच, फ्रेंच, जर्मन, डच तथा फ्रेंच। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बेल्जियम में मुख्य रूप से जर्मन, डच तथा फ्रेंच भाषा बोली जाती है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12, संघात्मक सरकार किस देश में है? चीन, भारत, फ्रांस या फिर जापान? तो राइट आंसर भारत होगा। संघात्मक सरकार भारत देश में है। संघात्मक सरकार क्या होता है न? संघात्मक शासन में सत्ता का केंद्र और राज्य के बीच विभाजन होता है। जो सत्ता होता है वो राज्य और केंद्र के बीच, सत्ता का जो विभाजन होता है वो राज्य और केंद्र के बीच विभाजन होता है, याद रखना, वही है संघात्मक सरकार। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश है ईसाई बहुल, हिंदू बहुल, इस्लाम बहुल या सिख बहुल? तो राइट आंसर होगा ईसाई बहुल। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ईसाई बहुल देश है उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, राज्य के विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? 4% से कम, 5% से कम, 7% से कम या 10% से कम? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राज्य के विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से कम है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। और लोकसभा में कितना है महिलाओं का फीसदी? 10% से कम। लोकसभा में कितना है? 10% से कम। और राज्य के विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से कम है और लोकसभा में 10% से कम, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिवन है, भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? धर्म प्रधान, हिंदू, मुस्लिम या धर्म निरपेक्ष? तो ऑप्शन डी होगा धर्म निरपेक्ष। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, धर्म निरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु राज्य है, संप्रभु समाजवादी है, संप्रभु समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और लोकतांत्रिक गणराज्य है। याद रखना, लोकतांत्रिक गणराज्य है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, धर्मनिरपेक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? राजतंत्र, लोकतंत्र, सैनिक तंत्र या तानाशाही सरकार? तो राइट आंसर होगा लोकतंत्र। ऑप्शन बी होगा। किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है? नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र क्या करता है ना? नागरिकों को समानता को बढ़ावा देता है, याद रखना, समानता को बढ़ावा देता है लोकतंत्र में। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब भारत में लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग हैं? 2, 3,
4 या फिर 5? तो राइट आंसर होगा 3 होगा इसका राइट आंसर। भारत में लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, 3 अंग है, याद रखना। क्या क्या है? देखिए, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और विधायिका है। क्या है? न्यायपालिका, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और क्या है? कार्यपालिका है और विधायिका है। और क्या है? विधायिका है, याद रखना। ठीक है, तो 3 अंग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? बहुजन समाज, क्रांतिकारी आंदोलन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या आधुनिकता? तो इसका राइट आंसर होगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची? तो राइट आंसर होगा 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में, याद रखना। और याद रखना, मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में कितना है? 22 भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषा और वर्तमान में 22 भाषा है, याद रखना। और याद रखना, और याद रखना कि भाषाई आधार पर जो पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है, धार्मिक आधार पर डैश सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है? धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा राजनीतिक, राइट आंसर होगा राजनीतिक। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? अक्टूबर 2005 को, जनवरी 2006 को, मार्च 2006 को या जुलाई 2007 को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 को पारित किया गया। अक्टूबर 2005 होगा, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 जनवरी को, 15 जुलाई को, 24 दिसंबर को या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है? विकसित देश, अविकसित देश, अर्ध विकसित देश या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए होगा विकसित देश। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? कृषि, औद्योगिक, सेवा या प्राथमिक? तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और इसके अंतर्गत क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है ना? परिवहन आता है, परिवहन, संचार और बैंकिंग आता है, याद रखना। ठीक है, बैंकिंग। ठीक है, तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, संचार और बैंकिंग आता है, याद रखना। और सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी होगा राइट आंसर। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 3 या फिर 2? तो राइट आंसर होगा 3 होते हैं। क्षेत्रक कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। और क्या है? तृतीयक क्षेत्रक। और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन है? व्यापारी तथा साहूकार, बैंक तथा संबंधी, साहूकार तथा बैंक, सहकारी संस्थाएं तथा बैंक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, व्यापारी तथा साहूकार। ऑप्शन ए होगा, ऋण के अनियमित स्रोत व्यापारी तथा साहूकार है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक? भारत में मुद्रा जारी कौन करता है ना? ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। याद रखना, भारत में जो करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसको वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ है? कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या उद्योग को? तो राइट आंसर होगा कृषि क्षेत्र को कम लाभ हुआ है, कृषि क्षेत्र को कम लाभ हुआ है और सेवा क्षेत्र को अधिक लाभ हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कृषि क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण या निजीकरण? तो वैश्वीकरण कहा जाता है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना वैश्वीकरण कहा जाता है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मृदा, खादर, रेगड़ या फिर बांगर? तो राइट आंसर होगा रेगड़, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, रेगड़ या फिर रेगर या फिर रेगूर। ठीक है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है ना? रेगर के नाम से जाना जाता है। और याद रखना, काली मृदा जो होती है वो कपास के खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, यानी कि कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ना? काली मृदा में होता है, काली मिट्टी में होता है। तो इसका राइट आंसर रेगड़ होगा या फिर रेगुर मिट्टी, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है? 43%, 27%, 30% या 40%? तो 27% होगा राइट आंसर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 27% क्षेत्रफल पठारी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? रे, रोका, मिल्पा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मिल्पा के नाम से जाना जाता है मध्य अमेरिका में झूम कृषि को। और याद रखना, मणिपुर में झूम कृषि को, मणिपुर में झूम कृषि को पामलू के नाम से जाना जाता है, पामलू के नाम से जाना जाता है। और अंडमान और निकोबार में दीपा के नाम से जाना जाता है, अंडमान और निकोबार में दीपा के नाम से जाना जाता है झूम कृषि को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? रबड़, जूट, कपास या फिर कहवा? तो राइट आंसर होगा जूट, जूट को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जूट होगा। और याद रखना, सबसे ज़्यादा उत्पादन जूट का कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। और जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, काली मिट्टी, याद रखना काली मिट्टी। ठीक है, और याद रखना रबड़ एक रोपण कृषि होता है, रबड़ एक रोपण कृषि है। जैसे रबड़ हो गया, उसके बाद चाय हो गया, ये सब रोपण कृषि का उदाहरण है। और रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है, भारत में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट होगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है? सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है। बांध जो है वो आधुनिक भारत के मंदिर है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखे थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखना। ठीक है, और महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उड़ीसा में एक झील पाया जाता है जिसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी का झील है, चिल्का झील, याद रखना। ठीक है, चिल्का झील।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है, याद रखना। और जूट को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सरिस्का, क्या लिखा गया है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राजस्थान में। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। और राजस्थान में एक सांभर झील भी है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। सांभर झील राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से परिवहन के प्रकार कौन कौन है? स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी होगा। अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960 में, 1961 में, 1962 में या 1963 में। तो राइट आंसर 1960 होगा। सीमा सड़क संगठन 1960 में बनाया गया था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। ये 40 क्वेश्चन था, आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। फाइनल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।